Hey guys, welcome to the online e-learning platform of agriculture and GK. My name is Apurva Bharti and today I will discuss about the MCQs related to agricultural economics. So stay tuned. क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आप इसको एजीटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारा कोर्स ले सकते हैं। आपको हमारा कोर्स सिर्फ और सिर्फ 1600 रुपीज़ में मिलेगा, जो कि अभी 60% ऑफ चल रहा है। ठीक है। इसके कारण क्या है कि आपको कोई कूपन कोड लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। और ये जो कोर्स है एग्ज़ाम तक वैलिड रहेगा, आप इसको एग्ज़ाम तक एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। हमारे कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू तीनों की प्रिपरेशन करवाई जाएगी। ठीक है। इसके साथ ही आपको रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे, स्टडी मटेरियल्स मिलेगा, 20 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज मिलेगा, जहाँ की आप टेस्ट दे के अपने आप को एग्जामिन कर सकते हैं कि आपको कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। इसके साथ ही साथ आपको क्वेश्चंस बैंक मिलेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी उसके साथ ही मिलेंगे। ठीक है। अभी तक हमारे यहाँ से 25 प्लस स्टूडेंट का सिलेक्शन हो चुका है। ठीक है, जो कि बहुत अच्छा नंबर है। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भी सिलेक्शन हो और आप भी इनमें से एक हो, तो आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं। ठीक है। कोर्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ जाके लिंक को विजिट करें। ठीक है। और हमारे व्हाट्सएप नंबर को भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको और इसके लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए तो। ठीक है। चलिए, अब हम अपना नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, बाइंग एंड सेलिंग कम्स अंडर विच फॉर्म ऑफ यूटिलिटी। ठीक है। बाइंग और सेलिंग मतलब खरीदना और बेचना जो है वो किस टाइप की यूटिलिटी में आता है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पोजेशन। ठीक है। सबसे पहले जानते हैं कि यूटिलिटी होता क्या है। यूटिलिटी मतलब कि टोटल अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन एक्सपीरियंस्ड व्हेन अ प्रोडक्ट या सर्विस कंज्यूम। जब भी कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस को हम लेते हैं, ठीक है, उसका जो एक्सपीरियंस होता है किसी कंज्यूमर को, मतलब कि जैसे कि कस्टमर को, ठीक है, उस सेटिस्फैक्शन को हम लोग बोल रहे हैं यूटिलिटी। यूटिलिटी जो है वो चार तरह का होता है। ठीक है। सबसे पहला आता है फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी एंड पोजीशन यूटिलिटी। ठीक है। भाई पोजीशन मतलब क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग। जब हम खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, ठीक है, और इससे जो सेटिस्फैक्शन हो रहा है और उसको हम तुरंत यूटिलाइज कर पा रहे हैं एज अ फिजिकल एसेट, तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, पोजीशन यूटिलिटी। ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि जो इसमें जो ओनरशिप है वो ट्रांसफर हो रहा है, जो जिसके पास है और जो उसको खरीद रहा है। ठीक है। यहाँ पे ओनरशिप जो है वो ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है। और इसके बाद फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि अमाउंट ऑफ यूजफुलनेस या फिर परceived वैल्यू ऑफ कंज्यूमर derives फ्रॉम ओनिंग अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट एंड बीइंग एबल टू यूज इट एज सून एज पॉसिबल। मतलब कि जैसे ही वो खरीद रहा है बेच रहा है तो उसके साथ ही उसको यूटिलाइज कर पा रहा है अकॉर्डिंग टू द नीड। ठीक। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। इफ एमपी इक्वल टू एपी देन इलास्टिसिटी मतलब ईपी इक्वल्स टू व्हाट। ठीक है। एमपी मतलब क्या होता है, एमपी मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक। और एपी क्या होता है, एवरेज प्रोडक्ट। ठीक है। जब मार्जिनल प्रोडक्ट इक्वल टू एवरेज प्रोडक्ट हो जाएगा तो हमारा इलास्टिसिटी क्या होगा। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1। ठीक है। ये कंडीशन दे रखा है कि जब एमपी इक्वल टू एपी होगा तो इलास्टिसिटी क्या होगा, तो इक्वल टू 1। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड नंबर है, द मेन फंक्शन ऑफ रीजनल रूरल बैंक इज। ठीक है। मेन फंक्शन क्या है रीजनल रूरल बैंक का, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, टू प्रोवाइड क्रेडिट एंड बैंकिंग फैसिलिटीज टू द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। ठीक है। ये क्या करता है, क्रेडिट प्रोवाइड करता है, पैसा प्रोवाइड करता है, और बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, मतलब कि लोन प्रोवाइड करता है किसको किसको, तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को। ठीक है। तो और ये लोन इसके अलावा किसको प्रोवाइड करता है, स्मॉल मार्जिनल फार्मर को तो लोन प्रोवाइड करता ही है, इसके अलावा एग्रीकल्चर लेबरर्स को प्रोवाइड करता है, स्मॉल आर्टिशंस को प्रोवाइड करता है। ठीक है। जो आरआरबी है इसके बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए क्या होता है। जो आरआरबी रीजनल रूरल बैंक है, ये स्टैब्लिश किया गया था अंडर रीजनल रूरल बैंक एक्ट ऑफ 1976। ठीक है। आरआरबी एक्ट के अंदर 1976 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है। और ये कौन से डेट को इंट्रोड्यूस किया गया था, तो 2 अक्टूबर 1975 में इसको लाया गया था। ठीक है। ये याद रखें कि आरआरबी एक्ट 1976 के अंडर में इसको सेटअप किया गया था और इंट्रोड्यूस किया गया था 2 अक्टूबर 1975। ठीक है। और ये कौन रिकमेंड किया था, नरसिम्हन कमेटी जो है वो रिकमेंड किया था अपने को रीजनल रूरल बैंक। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि कौन रिकमेंड किया था, ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर, द एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन वाज सेटअप इन द ईयर। ठीक है। जो एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन है, ठीक है, ये कब सेटअप किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1965। ठीक है। 1965 में एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन को सेटअप किया गया था।
पहले तो हम एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन का जानते थे नाम, देखिए ठीक है, लेकिन अभी इसका एक और नाम से जाना जाता है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, ठीक है। ये स्टैब्लिश हुआ था सो दैट कि ये एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस को ये सेटअप कर सके, ठीक है। इसके साथ ही साथ ये क्या करता है, इनकरेज करता है, मोटिवेट करता है कल्टीवेटर्स को या फिर फार्मर्स को कि अडॉप्ट करे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ठीक है, नया से नया टेक्नोलॉजी यूज करे सो दैट कि वो रिसोर्सेज को अच्छा से यूज कर सके और अपना प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सके, ठीक है। इसलिए ये मेनली स्टैब्लिश किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एजी मार्क सील विल बी इशूड बाय। जो एजी मार्क है, ठीक है, वो कौन इशू करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एडवाइजर ऑफ डीएमआई, ठीक है। सबसे पहले हम जानते हैं एजी मार्क क्या होता है। एजी मार्क ना एक तरह का सर्टिफिकेशन है, ठीक है, एक तरह का सर्टिफिकेशन है, सर्टिफिकेशन मार्क है जो कि एश्योर करता है कि जो भी क्वालिटी है वो बहुत अच्छा है। किसकी क्वालिटी? तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की क्वालिटी। कहाँ पे? तो इंडिया में, ठीक है। ये एक ऐसा सर्टिफिकेशन मार्क देता है सो दैट कि बताता है कि जो भी ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, ठीक है, ये अच्छे क्वालिटी का है, ठीक है। तो ये जो मार्क है वो कौन देता है? तो ये प्रोवाइड करवाता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग एडवाइजर ऑफ डीएमआई, ठीक है। डीएमआई मतलब डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, ठीक है। तो एजी मार्क ये भी एश्योर करता है कि जो भी स्टैंडर्ड्स अप्रूव हुए हैं वो डीएमआई करे, ठीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इम्प्लिसिट कॉस्ट में बी कंसिडर्ड एज। इसका आंसर हो जाएगा बी, प्राइवेट कॉस्ट, ठीक है। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है ये जानते हैं। इम्प्लिसिट कॉस्ट मतलब कि कोई भी कॉस्ट जो कि ऑलरेडी हुआ है लेकिन हम लोग उसको ज़रूरी नहीं कि उसको शो करना है या फिर रिपोर्ट करना है या फिर उसको सेपरेट एक्सपेंस में रखना है। मतलब कि मान लीजिए कि हमारा एक्स अमाउंट खर्चा हो गया, ठीक है, हमने एक्स अमाउंट खर्चा किया, ठीक है, लेकिन हम इसको किसी पेपर में एक्स अमाउंट नहीं दिखा के उसको एक्स माइनस समथिंग अमाउंट मतलब एक्स वन समथिंग अमाउंट मतलब उससे कम दिखा रहे हैं या फिर नहीं भी दिखा रहे हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है कि इस अमाउंट को दिखाना, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि प्राइवेट कॉस्ट है, ठीक है। दिखा रहे नहीं दिखा रहे अपनी मर्जी हो रही है। तो इसी को कह रहे हैं कि इम्प्लिसिट कॉस्ट मतलब कि एनी कॉस्ट दैट हैज ऑलरेडी अकर्ड बट नॉट नेसेसरली शोन और रिपोर्टेड एज अ सेपरेट एक्सपेंस, ठीक है। और इम्प्लिसिट कॉस्ट को हम लोग और भी दूसरे दूसरे नामों से जानते हैं, जैसे कि इसको हम लोग इम्प्यूटेड कॉस्ट भी बोलते हैं या फिर इम्प्लाइड कॉस्ट भी बोलते हैं या फिर नोशनल कॉस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। अगर इम्प्लिसिट कॉस्ट के जगह नोशनल कॉस्ट या फिर इम्प्लाइड कॉस्ट या इम्प्यूटेड कॉस्ट होता तब भी हम यहाँ पे कहेंगे प्राइवेट कॉस्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ल्ड बैंक इज ऑफिशियली नोन एज, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक को ऑफिशियली क्या बोला जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। हम लोग ये बोल सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक का दूसरा नाम ये भी है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि वर्ल्ड बैंक जो है वो कब स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। ये जो वर्ल्ड बैंक है ये स्टैब्लिश हुआ था 1944, ठीक है, जुलाई मंथ में स्टैब्लिश किया गया था। कब किया गया था? तो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में इसको इंट्रोड्यूस किया था आफ्टर वर्ल्ड वार टू, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक का हेड क्वार्टर कहाँ है? इसका हेड क्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी, ठीक है। और अभी इसके प्रेजेंट सीईओ है डेविड मालपास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन एमपीपी इज जीरो देन, ठीक है, यहाँ पे कंडीशन दे रखा है जब एमपीपी जीरो होगा तब टीपीपी क्या होगा, ठीक है। तब तब इसका आंसर हो जाएगा डी, टीपीपी इज मैक्सिमम, ठीक है। जब एमपीपी, ठीक है, जब एमपीपी हमारा जीरो रहता है तब टीपीपी जो है वो मैक्सिमम रहता है, ठीक है। लेकिन जब एमपीपी नेगेटिव रहता है, ठीक है, तब टीपीपी क्या होता है? कम हो जाता है, टीपीपी डिक्लाइन करने लग जाता है, ठीक है, ये कम होता है। ये आपका एक कंडीशन है, ये आपको याद रखना है कि जब एमपीपी हमारा जीरो रहेगा तो टीपीपी मैक्सिमम रहेगा, ठीक है, जब एमपीपी नेगेटिव रहेगा और टीपीपी डिक्लाइन करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मोनोपोली इज अ मार्केट सिचुएशन इन विच, ठीक है, मोनोपोली एक मार्केट सिचुएशन है, उसमें क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सिंगल बायर। मोनोपोली में क्या होता है कि सिंगल या फिर वन बायर रहता है या फिर वन प्रोड्यूसर प्रेजेंट रहता है, ठीक है, मोनोपोली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग इज स्टैब्लिश्ड इज लोकेटेड एट, ठीक है, इसका लोकेशन पूछ रहा है किसका? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग का, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मुंबई, ठीक है।
ये जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग है, ये इस्टेब्लिश हुआ था हमारा 1966 में, ठीक है। 1966 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। तो क्यों किया गया था? फॉर द ऑब्जेक्टिव कि इम्प्रूव करे पैकेजिंग स्टैंडर्ड्स इन द कंट्री, ठीक है। हमारे पैकेजिंग स्टैंडर्ड्स जो है इंडिया में, उसको इंक्रीज करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च किया गया था, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11th है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द ईयर, ठीक है। बताना है कि ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन है, मतलब आईएसओ है, ये कब लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो इसका आंसर जगह बी, 25 Feb 1947, ठीक है। 25 Feb 1947 में इसको लॉन्च किया गया था। जो आईएसओ है, ये ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो कि वर्क करता है टू प्रोवाइड स्टैंडर्डाइजेशन अक्रॉस एन अरे ऑफ प्रोडक्ट्स एंड कंपनीज, ठीक है। ये पूरे इंटर मतलब पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में ये प्रोवाइड करवाता है क्या, स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। स्टैंडर्ड एक पर्टिकुलर प्रोवाइड करता है जो कि सबको फॉलो करना रहता है, ठीक है। इसका मेन गोल ये है कि ये ट्रेड को फैसिलिटेट करे, इजी से इजी ट्रेड हो सबके कंट्री के बीच में। इसके साथ ही ये फोकस करता है कि प्रोसेस इंप्रूवमेंट अच्छा से हो, सेफ्टी इंश्योर करता है, क्वालिटी इन द सेवरल एरियाज एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट, जो हमारा IGMRI है, ये कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हापुड़, ठीक है। ये जो हापुड़ है ना, ये आपको कहाँ पे मिलेगा, यूपी में, ठीक है। यूपी में मिलेगा। या फिर अगर हापुड़ नहीं लेके यूपी भी आता है तो आप ये करिएगा कि यूपी में IGMRI लोकेटेड है, ठीक है। उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, मतलब IGMRI का मेन ऑब्जेक्टिव है कि ये साइंटिफिक स्टोरेज प्रोवाइड करे, ठीक है। कंट्रोल पेस्ट को भी प्रोवाइड करे बाय द टेस्टिंग न्यू पेस्टिसाइड। यहाँ पे टेस्ट होता है न्यू पेस्टिसाइड का, इंसेक्टिसाइड्स का, रोडेंटिसाइड्स का, कहाँ पे, लैब में भी प्लस फील्ड में भी, ठीक है। इसको ठीक से जांच पड़ताल करके फिर फार्मर्स को बताया जाता है। इसके बाद ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है फॉर द पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ द फूड ग्रेन्स, ठीक है। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट हम कैसे करें ठीक से फूड ग्रेन्स का, यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। इसके साथ ही रिसर्च डेवलपमेंट भी प्रोवाइड करता है कि हम लोग मिनिमाइज कर सके पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को, ठीक है। अगर हम लोग मान लीजिए कि क्रॉप को हार्वेस्ट कर देते हैं, क्रॉप को हार्वेस्ट किए, हाँ, क्रॉप की कटाई हो गई है, ठीक है, हार्वेस्ट करिए इसको, फिर हम लोग यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम लोग ठीक से इसको स्टोर करेंगे, इसको ठीक से हैंडल करेंगे, ठीक से ट्रांसपोर्ट करेंगे, तभी हम लोग इसके मैक्सिमम प्रोड्यूस को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, मार्केट में बेच सकते हैं। अगर इसका यहाँ पे लॉस हो जाएगा, मान लीजिए हम इसको ठीक से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, या फिर यहाँ पे अगर इंजरी आ जा रही है प्रोड्यूस में, तो इसका तो मार्केट प्राइस जो है वो घट जाएगा, तो इससे क्या लॉस होगा। तो यही लॉस को हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं आफ्टर हार्वेस्टिंग, ठीक है। तो ये इसी की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है कहाँ पे, IGMRI, मतलब इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में, ठीक है। आप सबका फुल फॉर्म अच्छे से याद करिए, क्योंकि आपको IGMRI करके भी लिख सकता है, या फिर इसका फुल फॉर्म तो हो सकता है दे भी नहीं भी दे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कस्टम ड्यूटी कम्स अंडर, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। जो कस्टम ड्यूटी है, ये इनडायरेक्ट टैक्स में आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कस्टम ड्यूटी होता क्या है, ठीक है। तो कस्टम ड्यूटी मतलब कि ऐसा टैक्स जो हम इंपोर्ट में भी लगा रहे हैं, एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स में लगा रहे हैं, ठीक है। इंपोर्ट मतलब क्या, जब कोई भी सामान हम अपने कंट्री में लाते हैं बाहर से, तो इसको कहते हैं इंपोर्ट। एक्सपोर्ट मतलब अगर कोई भी अपना कंट्री, मतलब अपना कंट्री से कोई भी सामान को अगर हम बाहर बेच रहे हैं, तो उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट, ठीक है। और इस पे जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में, ठीक है, जो टैक्स लगता है, इसी को बोलते हैं हम कस्टम ड्यूटी, ठीक है। कस्टम ड्यूटी बोलते हैं, ठीक है। तो हम अब जानते हैं कि डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स मतलब क्या होता है कि जिसका बर्डन हम शिफ्ट नहीं कर सकते थर्ड पार्टी पे, ठीक है। मतलब जैसे अगर आप कोई इंडिविजुअल है, तो आप ही को ये टैक्स पे करना होगा, कोई और आपके बदले ये टैक्स पे नहीं करेगा, इसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि कोई भी टैक्स जो भी जिसका बर्डन हम शिफ्ट कर सकते हैं थर्ड पार्टी पे, ठीक है। मतलब कि अगर जैसे आप एक इंडिविजुअल है, तो आप जरूरी नहीं कि आप ही को ये टैक्स देना है, इसके बदले आपका कोई और देगा, मतलब थर्ड पार्टी ये टैक्स देगा। तो डायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, एक्सपेंडिचर टैक्स। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या आता है, वैट, मतलब वैल्यू एडेड टैक्स, सेल्स टैक्स, एक्साइज टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, कस्टम ड्यूटी, ठीक है। यहीं पे एक क्वेश्चन था कि कस्टम ड्यूटी कम्स अंडर, तो इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंटेड यूनियन बजट फॉर 10 टाइम्स, ठीक है। क्वेश्चन पूछा है कि कौन से यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं जो कि अभी तक यूनियन बजट को 10 बार से मतलब प्रेजेंट कर चुके हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मोरारजी देसाई, ठीक है। जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मोरारजी देसाई हैं, वो अभी तक 10 बार यूनियन बजट को प्रेजेंट कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15,
10 to 20% इन्फ्लेशन इज कॉल्ड एज, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गैलोपिंग इन्फ्लेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं इन्फ्लेशन होता क्या है, ठीक है। जब भी हमारा जो प्राइस है वो बढ़ जाता है, ठीक है, इंक्रीज इन प्राइस इज नोन एज इन्फ्लेशन। जब भी हमारा जो महंगाई है प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट का महंगाई है किसका, प्रोडक्ट एंड गुड सर्विसेज का अगर बढ़ जाता है तो उसको कहते हैं इन्फ्लेशन, ठीक है। जब 10 to 20% इन्फ्लेशन रेट हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैलोपिंग इन्फ्लेशन, ठीक है। सबसे पहला आता है हमारा क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग इन्फ्लेशन कब होता है, जब हमारा 0 से 3% इन्फ्लेशन रेट चलता है, तब हम लोग उसको बोलते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन, ठीक है। वॉकिंग या फिर वॉकिंग इन्फ्लेशन किसको कहते हैं, वॉकिंग इन्फ्लेशन या फिर इसको हम लोग प्लॉटिंग इन्फ्लेशन से भी जानते हैं, ठीक है। जब 3 to 10% इन्फ्लेशन रेट होता है उसको बोलते हैं वॉकिंग या फिर प्लॉटिंग इन्फ्लेशन, ठीक है। फिर कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन किसको कहते हैं, हाइपर इन्फ्लेशन मतलब कि जब इन्फ्लेशन रेट मोर देन 20% चल जाता है, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब प्राइस जो है वो इंक्रीज होता है बाय मोर देन 50% पर मंथ, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, हाइपर इन्फ्लेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। नेशनल इनकम इज ऑल्सो नोन एज, तो इसका आंसर चल जाएगा बी, नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर प्राइस। अब जानते हैं नेशनल इनकम क्या होता है। नेशनल इनकम मतलब कि टोटल अमाउंट ऑफ मनी अर्न विद इन अ कंट्री। मान लीजिए कि ये एक कंट्री है, ठीक है, इंडिया है। यहाँ पे जो भी इनकम अर्न होता है, ठीक है, विद इन दिस एरिया, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, नेशनल इनकम। मतलब विद इन दी कंट्री, मतलब ये हमारा कंट्री है इंडिया, यहाँ पे जितना भी अमाउंट जो है मनी अर्न हो रहा है उसको हम लोग बोल रहे हैं नेशनल इनकम, ठीक है। अब यहाँ पे जानते हैं ये जो टर्म नेट, नेट नेशनल इनकम, नेट मतलब क्या होता है, नेट मतलब ग्रॉस माइनस डिप्रिसिएशन, ठीक है। डिप्रिसिएशन मतलब कि जैसे कोई भी चीज़ है हम खरीद रहे हैं उसको, फिर बहुत दिन के बाद यूज के बाद बेच दे रहे हैं, ठीक है, उसका जो वैल्यू वो थोड़ा कम हो जाता है, उसी को बोल रहे हैं डिप्रिसिएशन, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे माइनस कर देंगे, ग्रॉस माइनस डिप्रिसिएशन इक्वल टू नेट, ठीक है। अब नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट मतलब कि जीएनपी, यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डिप्रिसिएशन, ठीक है। चलिए आई होप इस आपको समझ में आ रहा होगा कि नेशनल इनकम कैसे इज ऑल्सो नोन एज नेट नेशनल इनकम एट द फैक्टर प्राइस। फैक्टर प्राइस पे नेशनल इनकम इक्वल टू नेट नेशनल इनकम होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन स्टैब्लिश्ड इन द ईयर, ठीक है, कब स्टैब्लिश हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1958, ठीक है। ये ईयर सब जितने भी है आपको क्या करना है, एक डायरी बनाना है, उसको एक जगह सबको नोट डाउन करना, डेली रिवाइज करना है, तभी आपको ईयर डेट्स वगैरह याद रहेंगे, नहीं तो फिर आप भूल जाओगे, फिर आप एग्जाम में नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नाफेड क्या होता है। नाफेड का फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, ठीक है। ये ना गांधी जयंती के दिन इंट्रोड्यूस हुआ था, मतलब कि 2 अक्टूबर 1958 में, ठीक है। ये याद रखना, आपको डेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2 अक्टूबर 1958 में नाफेड को इंट्रोड्यूस किया गया था। और उसके साथ अभी के जो चेयरमैन है नाफेड में, ठीक है, वो कौन है, डॉक्टर विजेंदर सिंह, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन बन सकता है कि प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ नाफेड कौन है, तो विजेंदर सिंह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, ठीक है, तो इसका आंसर चल जाएगा ए, एडम स्मिथ, ठीक है। जो हमारा एडम स्मिथ है वो कौन है, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स है। अगर यहीं पे अगर क्वेश्चन दे देता कि फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स इन इंडिया, ठीक है, इंडिया में कौन आ जाएंगे, पॉल सैमुअल्सन, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि मॉडर्न इकोनॉमिक्स कौन वर्ल्ड में पूछ रहा है, तो यहाँ पे एडम स्मिथ है। अगर इंडिया में पूछेगा तो हमें मेंशन करना है नाम पॉल सैमुअल्सन, ठीक है। और ये भी ये ध्यान रखना है कि ये जो जेएम केन्स है, ठीक है, ये हमारे कौन है, फादर ऑफ मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ठीक है। अगर यहाँ इकोनॉमिक्स के जगह अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स लिखा होता तो हमारा आंसर सी होता है, बट यहाँ पे क्या है, मॉडर्न इकोनॉमिक्स लिखा है, इसलिए आंसर हमारा चल जाएगा एडम स्मिथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन रेगुलेटेड मार्केट डैश आर रेगुलेटेड, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मार्केटिंग प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो ये कैसे होगा, रेगुलेटरी मार्केट क्या होता है कि मतलब रेगुलेटरी मार्केट एक तरह का क्या है, सिस्टम है, ठीक है। एक सिस्टम बना हुआ है जहाँ पे गवर्नमेंट या फिर अदर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो देख रही है, मार्केट को कंट्रोल कर रही है, सप्लाई एंड डिमांड को कंट्रोल कर रही है, मार्केट को रेगुलेट कर रही है, मार्केट एक्शंस ले रही है, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं रेगुलेटेड मार्केट, ठीक है। और तो यही कहना है कि रेगुलेटरी मार्केट में हम लोग क्या रेगुलेट करते हैं, तो मार्केटिंग प्रैक्टिसेस मतलब कि जैसे कि मार्केट में कंट्रोल करते हैं सप्लाई एंड डिमांड को, मार्केट एक्शंस को देख रहे हैं, ठीक है, यही सब हो गया मार्केटिंग प्रैक्टिसेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बैंक वॉज स्टैब्लिश्ड ऑन 1 जनवरी। तो यहाँ से हमें ईयर पूछ रहा है कि 1 जनवरी डेट दे रखा है, लेकिन ईयर कौन सी ईयर में हमारा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक को स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है।
तो इसका आंसर हो जाएगा बी 1982। ठीक है, 1982। फिर से मैं बोल रही हूँ कि जितने भी ईयर वाले क्वेश्चन है उसका आप एक जगह नोट डाउन करिए, उसको डेली रिवाइज करिए। देख रहे हैं क्योंकि बहुत सारा ईयर वगैरह और पूछ रहा है स्टैब्लिश कब हुआ, और ये हमें पता होना चाहिए क्योंकि ये सब तो बेसिक क्वेश्चन है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्या कर रहा है, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है हम लोग इसको एग्जिम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक को एग्जिम के नाम से भी जानते हैं। और ये कब इंट्रोड्यूस किया था, मार्च जनवरी 1982 को। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है, मुंबई में। मुंबई में हेडक्वार्टर है। ठीक है, ये क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, सो दैट ये इंश्योर करे सेफ्टी को एंड ग्रोथ ऑफ द कंट्रीज फॉरेन ट्रेड। ठीक है, ये सेफ्टी को देखिए, उसके साथ ही फॉरेन ट्रेड को ईजी हो इंडिया को करने में, ये देखता है। ठीक है, इसके साथ ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सो दैट की जो एक्सपोर्टर्स है उनको कोई भी ये लॉस नहीं हो अगेंस्ट दी इम्पोर्टर्स। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कोई सामान दे दिए लेकिन उसका पैसा नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो यही सब ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक देखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ काउज ऑफ मटेरियल वेलफेयर। ठीक है, ये डेफिनेशन दे रखा है कि इकोनॉमिक्स क्या है, स्टडी ऑफ काउज ऑफ मटेरियल वेलफेयर है। ठीक है, तो ये कौन डिफाइन किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें साइंटिस्ट का नाम बताना है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा बी, मार्शल। यहाँ आपको याद रखना है कि जो मार्शल है इन्होंने ये डेफिनेशन दी थी इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ काउज ऑफ मटेरियल वेलफेयर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। ये हमारा क्या है, पावर ऑफ अ गुड सर्विस टू सेटिस्फाई ह्यूमन डिजायर वांट इज कॉल्ड। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब क्या होता है कि कोई भी अगर हम गुड और सर्विसेज खरीदते हैं, गुड्स या सर्विसेज ले रहे हैं जो सेटिस्फाई कर रहा है ह्यूमन नीड को। ठीक है, ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई कर रहा है, उसको यूटिलिटी बोलते हैं। ऐसे तो हम सब जानते हैं कि जो ह्यूमन यूटिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। ठीक है, लेकिन वैसे गुड्स और सर्विसेज हम ले रहे हैं जो कि ह्यूमन नीड, उस पर्टिकुलर नीड को सेटिस्फाई कर रही है, फिर उसको पूरा कर रही है, उसको हम लोग यूटिलिटी बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, द बेस्ट यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्स स्टडीड अंडर द लॉ ऑफ। ठीक है, जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं इसको हम लोग कहाँ पे स्टडी करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सब्स्टिट्यूशन। लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन के अंदर हम लोग लिमिटेड रिसोर्स की स्टडी बेस्ट यूज होती है। ठीक है, ये आप यहाँ पे ये भी जान लीजिए, जो लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन है ये जो है एच गॉसन ने दिया था। ठीक है, और इसका लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन को हम लोग गॉसन सेकेंड लॉ से भी जानते हैं, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, या फिर लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। यहाँ पे हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन देखने को मिलता है। हम सब जानते हैं कि ह्यूमन वांट जो है वो अनलिमिटेड है, मतलब कि अगर हम लोग उसको सेटिस्फाई करना है, उसको सेटिस्फाई करना ही मतलब अपने में बहुत बड़ी बात है। ठीक है, जैसे कंज्यूमर है, वो ट्राइज टू गेट द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन आउट ऑफ हिज एक्सपेंडिचर। मतलब कोई भी कंज्यूमर है अगर वो एक्सपेंड कर रहा है तो यही कोशिश करे कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको सेटिस्फैक्शन मिल सके। ठीक है, तो इसके लिए वो क्या करेगा, जो एक्सपेंडिचर है, मतलब वो जो अगर कोई खर्चा कर रहा है, मतलब एक सर्टेन अमाउंट ऑफ खर्चा कर रहा है मतलब पैसा को, तो क्या करेगा, एलोकेट कर देगा सो दैट कि जो उसका एक्सपेंडिचर हो वो बहुत ज़्यादा जगह पे हो। ठीक है, उसका बढ़ जाए, एलोकेट हो जाए, और उससे क्या होगा कि वो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन डिराइव कर सके। मान लीजिए कि अगर उसके पास एक्स अमाउंट है, ठीक है, तो थोड़ा सा पैसा इधर लगाया खरीदने में, मान लीजिए थोड़ा सा इसमें लगाया, थोड़ा सा इसमें, थोड़ा सा इसमें, मतलब एलोकेट कर रहा है, इस पैसा को वो एलोकेट कर रहा है डिफरेंट जगह पे। इससे क्या रहा है, वो डिफरेंट बहुत सारे प्रोडक्ट्स खरीद पा रहा है उस अमाउंट से। अगर वो पूरा अमाउंट अगर एक ही प्रोडक्ट में लगा देगा तो ज़्यादा से ज़्यादा चांस है कि उसको वो सेटिस्फाई नहीं हो। ठीक है, उसका वांट जो सेटिस्फाई नहीं हो, लेकिन अगर वो उसी अमाउंट को थोड़ा थोड़ा जगह सब चीज़ खरीदता है तो उससे उसका क्या होगा, सेटिस्फैक्शन मिलेगा। वही ये कहना चाह रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। कॉम्बिनेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मिल्क प्रोडक्शन एक्टिविटीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो इसका आंसर हो जाएगा 24 का बी, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री कैसे होगा, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये जो क्रॉप प्रोडक्शन है, ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन है और मिल्क प्रोडक्शन है, उसको कंबाइन कर देना है। ठीक है, कंबाइन कर देना मतलब क्या है, जैसे क्रॉप प्रोडक्शन है, क्रॉप प्रोडक्शन हो रहा है, जैसे हम एक तरह का क्रॉप मान लीजिए मेज ग्रो कर रहे हैं, इसके साथ ही हमें कोई फॉडर क्रॉप भी ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, फॉडर क्रॉप भी ग्रो कर रहे हैं फॉर द ग्रेजिंग पर्पज। और जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि हमारा लाइफ स्टॉक है, मान लीजिए काऊ है, बेफेलो है। ठीक है, काऊ बेफेलो है, और तो यहाँ पे ये मिल्क तो प्रोवाइड कर रही है। इसके साथ क्या हो रहा है कि इसका जो काउडंग है, ठीक है, ये हम इसको अप्लाई कर दे रहे हैं फील्ड क्रॉप में, सो दैट कि हमें मैन्योर या फिर कंपोस्ट के काम में काम आ सके। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करें। और यहाँ पे जो फॉडर क्रॉप है, या फिर बोल दीजिए या फिर स्ट्रॉ जो है, उसको अगर हम लोग वो प्रोवाइड कर रहे हैं एनिमल को, तो ये इसका चारा का काम कर रहा है। तो ये क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट्री हुआ कि हम लोग जो क्रॉप प्रोडक्शन मतलब जो फील्ड है, फील्ड से हम लोग ये स्टेबल या फिर हम लोग फॉडर क्रॉप्स को ग्रो करके हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं लाइफ स्टॉक को, और जो लाइफ स्टॉक जो काउडंग दे रहा है या फिर गोबर जो प्रोड्यूस कर रहा है उसको हम लोग अप्लाई कर रहे हैं फील्ड में, सो दैट कि हमें न्यूट्रिएंट्स मिले। ठीक है, तो ये जो कॉम्बिनेशन
कॉम्बिनेशन हो रहा है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है, तो इसी को इसलिए यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा, मतलब एक दूसरे को हेल्प कर रहा है पूरा करने में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ मनी लैंडिंग टू द फार्मर्स इन रूरल एरियाज। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है जो इम्पोर्टेंट जो सोर्स है, जो मेन सोर्स है मनी लैंडिंग का फार्मर्स को इन द रूरल एरिया, जो गांव में अगर फार्मर्स को मनी की जरूरत होती है, मतलब पैसों की जरूरत होती है, तो वो किससे लेता है मनी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लोकल मनी लेंडर। यहाँ पे आपको याद रखना है, ये याद रखना है कि जो मनी लेंडर है ना, जो पैसा देते हैं, ये एकदम हाई इंटरेस्ट रेट में प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, और जैसे कि क्या होता है, प्रॉब्लम यहाँ है कि जैसे बैंक है, अगर वो किसी को लोन देते हैं तो वो कोई डॉक्यूमेंटेशन मांगते हैं, बहुत सारा पेपर वगैरह की जरूरत होती है। ठीक है, लेकिन फार्मर्स जिनके पास लैंड नहीं है और उन्हें पैसों की ज़रूरत है, तो वो तो बैंक से नहीं माँग सकते, क्योंकि इनके पास तो पूरा डॉक्यूमेंट्स नहीं है, इनके पास वैसा कुछ नहीं है मॉर्टगेज रखने के लिए। तो ये क्या करते हैं, मनी लेंडर के पास जाते हैं। ठीक है, कि मनी लेंडर तो वैसा कुछ नहीं माँगते, डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं माँगते, वो बस लिख देते हैं कि हाँ, इसने इतना पैसा लिया है और इसको इस इंटरेस्ट रेट पे इतना टाइम तक वापस करना है। तो इसलिए जो रूरल एरियाज़ में जितने भी फार्मर्स होते हैं, वो मतलब मैक्सिमम डिपेंड होते हैं लोकल मनी लेंडर पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, यूटिलिटी ऑफ लास्ट यूनिट इज कॉल्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन 26 का चल जाएगा आंसर सी, मार्जिन यूटिलिटी। ठीक है, जो मार्जिन यूटिलिटी है ना, वो डराइव करता है वैल्यू अपना फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ द लास्ट यूनिट। ठीक है, मार्जिन यूनिट आपको याद रखना है कि ये मार्जिन यूटिलिटी जो है, ये अपना जो वैल्यू निकालता है वो कहाँ से निकालता है, जो लास्ट यूनिट रहता है ना कंजम्पशन का, वहां से। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर सी चल जाएगा, मतलब यूटिलिटी ऑफ लास्ट यूनिट इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, शॉर्ट टर्म लोन मेनली गिवन फॉर परचेज ऑफ। ठीक है, जो शॉर्ट टर्म लोन जो है वो प्रोवाइड की जाती है, वो इसमें चारों ऑप्शन में से क्या खरीदने के लिए मतलब दी जा सकती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सी। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो लोन है, अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, शॉर्ट टर्म लोन, मीडियम टर्म लोन एंड द लॉन्ग टर्म लोन। ठीक है, जो शॉर्ट टर्म लोन है ना, वो 1 से 1.5 ईयर्स के लिए लोन दिया जाता है, और उतना उसमें आपको पे करना है, रीपे करना है जो मनी आपने लोन लिया है। ठीक है, और जो मीडियम टर्म लोन है वो 1 to 5 ईयर्स में लोन दिया जाता है, जो कि आपको रीपे करना होता है 1 to 5 ईयर्स के अंदर। ठीक है, और जो लॉन्ग टर्म लोन है वो 5 to 30 ईयर्स तक जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेशनल इनकम डिनोट्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि जो नेशनल इनकम है वो क्या डिनोट करता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, सम टोटल ऑफ ऑल फैक्टर अर्निंग्स इन द कंट्री। ठीक है, मतलब कि जितना भी अर्निंग्स हो रहे हैं हमारा कंट्री में, एक पर्टिकुलर कंट्री में जितने भी मनी अर्न किए जा रहे हैं, वो सबका सम को हम लोग बोल रहे हैं नेशनल इनकम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, व्हेन टीपीपी इज मैक्सिमम द एमपीपी विल बी। ठीक है, तो एमपीपी का बारे में पूछ रहा है, जब ये कंडीशन दे रखा है कि टीपीपी इज मैक्सिमम। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 0। ठीक है, तो ये अब देखते हैं टीपीपी क्या होता है। टीपीपी का फुल फॉर्म है टोटल फिजिकल प्रोडक्ट। ठीक है, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट इज टीपीपी, एंड एमपीपी क्या है, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। ठीक है, जब एमपीपी मतलब मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट बढ़ेगा, तब हमारा टीपीपी भी बढ़ेगा। ठीक है, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट। लेकिन जब हमारा एमपीपी मतलब मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट जब है वो फॉल करेगा, मतलब जब गिरने लगेगा, डिक्लाइन करने लगेगा, लेकिन पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, मान लीजिए जब ये डिक्लाइन कर रहा है लेकिन ये पॉजिटिव है। ठीक है, यहाँ नेगेटिव वाले क्वाड्रेंट में नहीं आके पॉजिटिव ही है, लेकिन फॉल कर रहा है, तब क्या होगा, जो टीपीपी है वो इंक्रीज करेगा, बट थोड़े से रेट से, मतलब टीपीपी इंक्रीज करेगा बट एट द डिमिनिशिंग रेट। लेकिन अगर एमपीपी जो है अगर वो जीरो जाता है, अगर ये एमपीपी जब जीरो जाता है, तब हमारा टीपीपी जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन है, तीन कंडीशन है, ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन कैसे भी ट्विस्ट करके पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, एग्रीकल्चर फाइनेंस मेनली कंसर्न्स विद। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यूटिलाइजेशन एंड एक्विजिशन ऑफ फंड्स बोथ। ठीक है, तो एग्रीकल्चर फाइनेंस क्या होता है, मतलब कि हम लोग यहाँ पर स्टडिंग करते हैं, एग्जामिन करते हैं, एनालाइज करते हैं, क्या क्या एनालाइज करते हैं, एग्जामिन करते हैं, स्टडी करते हैं, तो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को ऑफ द रिलेटेड टू द फार्म बिजनेस, जो भी तुम्हारा फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स है, मतलब कितना क्या खर्च हो रहा है एज इन फार्म बिजनेस। ठीक है, उसको हम लोग एग्जामिन करते हैं, एनालाइज करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं एग्रीकल्चर फाइनेंस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग यूटिलाइज भी करते हैं, मतलब उसका यूज भी करते हैं, उसके साथ ही साथ एक्विजिशन मतलब एक्वायर भी करते हैं, मतलब रखते भी हैं एज एसेट। तो इसको हम लोग कह रहे हैं, यही कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर फाइनेंस जो है वो दोनों को कंसर्न है, मतलब दोनों से रिलेटेड है, यूटिलाइजेशन एंड एक्विजिशन ऑफ फंड्स बोथ।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, प्रोडक्ट आर एट द मैक्सिमम फॉर अ फार्म बिजनेस व्हेन आउटपुट इज एट द लेवल। ठीक है, इसमें क्या कहता है कि हम लोग का प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम पे है। ठीक है, तो फॉर द फार्म बिजनेस तब हमारा आउटपुट क्या होगा। ठीक है, तो इसका रिलेशन पूछ रहा है, तो ये हमारा आंसर चल जाएगा डी, एम सी इक्वल टू एम आर, मतलब कि मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। तो जब भी क्वेश्चन में ये मेंशन होगा जब प्रोडक्ट जो है वो हमारा मैक्सिमम हो रहा है। ठीक है, प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम हो रहा है कहाँ पे, फार्म बिजनेस में, तब हमारा क्या होगा, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, आउटपुट लेवल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, कॉपरेटिव्स फॉर ट्राइब्स आर कॉल्ड एज। ठीक है, जो कॉपरेटिव्स है ट्राइब में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, लार्ज एग्रीकल्चर मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, हम लोग इस नाम से जानते हैं कॉपरेटिव्स को इन द ट्राइब एरिया, लार्ज एग्रीकल्चर मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, ये कह रहा है कंडीशन when there is excessive produce in the market which lowers down the price is called। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए, मार्केट ग्लट। ठीक है, मार्केट ग्लट क्या होता है कि मार्केट में, ठीक है, जो गुड्स और सर्विसेज है वो पूरा फ्लड आ जाएगा, उसका बाढ़ आ जाएगा, मतलब पूरा बहुत ज्यादा एक्सेसिव प्रोड्यूस होगा। ठीक है, जबकि वहाँ पे जो सप्लाई है ज्यादा है लेकिन जो डिमांड है वो कम है। मतलब जब भी सप्लाई एक्सीड कर जाएगा डिमांड से। ठीक है, जब भी हमारा जो सप्लाई है जो हमारा सप्लाई है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा होगा डिमांड से। मतलब सप्लाई ज़्यादा होगा मतलब कि क्या है, जो क्वांटिटी है प्रोडक्ट की वो बढ़ जाएंगी, और इसके वजह से क्या होगा, और डिमांड कम है, मतलब तो उससे क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, जो प्राइस है वो घट जाएगा। ठीक है, प्राइस घट जाएगा। इसी कंडीशन को हम लोग बोल रहे हैं मार्केट ग्लट। ठीक है, एग्जाम्पल समझ लीजिए कि मान लीजिए जैसे लॉकडाउन था तो गाड़ी सब कम चल रही थी, गाड़ी सब कम चल रही थी, जो ऑयल का जो डिमांड था, पेट्रोल डीजल, और इन द सेंस कि पेट्रोल और डीजल का जो डिमांड था वो कम था। ठीक है, लेकिन वहाँ पे प्रोडक्शन तो हो ही रहा था, हम लोग एक्सट्रैक्ट तो कर ही रहते कंटिन्यूसली इंटरनेशनल मार्केट में। तो उससे क्या हो रहा था कि इसकी वजह से क्या होता था कि आप सुन रहे होंगे कि जो प्राइस थी पेट्रोल डीजल की वो बहुत ज़्यादा घट गई थी। ठीक है, तो लोग क्या कर रहे थे कि ज़्यादा अमाउंट में खरीद के, कंट्री जो है, कंट्री का जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रहा था कि ज़्यादा अमाउंट में खरीद के इंटरनेशनल मार्केट से वो रिस्टोर करा था, रिजर्व रखा था, सो दैट कि जब मार्केट खुलेगा तो उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो इसी को कहते हैं मार्केट ग्लट। जबकि जब जो सप्लाई है वो बढ़ जाता है लेकिन जो डिमांड है वो कम रहता है, इसके वजह से क्या होता है, जो प्राइस है वो फॉल हो जाती है, मतलब कम हो जाती है, उसका दाम कम हो जाता है। इसी को कहते हैं मार्केट ग्लट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, द फाइनेंशियल ईयर ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड इंडियन मॉनेटरी फंड इज फ्रॉम। ठीक है, इसका क्या रहा है, फाइनेंशियल ईयर पूछ रहा है। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 अप्रैल से 31 मई। ठीक है, ये आपको याद रखना है, दोनों के लिए सेम होगा। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड प्लस वर्ल्ड बैंक के लिए, दोनों के लिए ये जो है फाइनेंशियल ईयर वो सेम होगा, 1 अप्रैल से 31 मई। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज देना है, अलग अलग होगा कि सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये एक इम्पॉर्टेंट बात जान लेते हैं कि जो वर्ल्ड बैंक है ये हमने पहले अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि कब स्टैब्लिश हुआ था, जुलाई 1944 में स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, और जो आईएमएफ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, ये भी हमारा स्टैब्लिश हुआ था कब, जुलाई 1944 में। ठीक है, कहाँ पे, तो ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस में स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, और जो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, वॉशिंगटन डीसी में। ठीक है, और अभी थोड़ी पहले ही बताया था कि वर्ल्ड बैंक के जो भी प्रेजेंट चेयरमैन है या फिर सीईओ है वो कौन है, डेविड मालपास है। लेकिन वही जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ की जो चेयरपर्सन है वो कौन है, क्रिस्टेलिना जॉर्जिया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन बात है, एट प्रेजेंट एक्साइज ड्यूटी इज ऑल्सो नोन एज। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सेंट्रल वैट, मतलब सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, हेडक्वार्टर्स ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग इज एट। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जयपुर इन राजस्थान। राजस्थान के जयपुर शहर में जो है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग का हेडक्वार्टर है। ठीक है, इसको कब स्टैब्लिश किया था, इसको 8 अगस्त 1988 में स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, तो इसको क्यों लाया गया था, सो दैट कि हम लोग स्पेशलाइज ट्रेनिंग ऑफर कर सकें, रिसर्च कर सके, कंसल्टेंसी इन एग्रीकल्चर मार्केटिंग प्रोवाइड कर सके फार्मर्स को। ठीक है, इसलिए ये लाया गया था। चलिए यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हाँ, इसके डायरेक्टर जनरल कौन है। ठीक है, तो आपको याद रखना है विजय लक्ष्मी नदेंदला है। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन है डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। ठीक है, इसका तो लोकेशन आपको याद ही रखना है, कहाँ है, राजस्थान जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है।
क्वेश्चन है कि शेयर ऑफ कैपिटल टू रीजनल रूरल बैंक्स बाय सेंट्रल कमर्शियल एंड स्टेट बैंक रेस्पेक्टिवली इज, ठीक है, इसका आंसर जाएगा सी, 30:35:15, ठीक है। तो क्या कर रहा है कि यहाँ पे जैसे रीजनल रूरल बैंक है, ठीक है, यहाँ पे जो कैपिटल आता है, मतलब जो पैसा यहाँ पे रहता है वो कौन कौन कहाँ कहाँ से कंट्रीब्यूट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, वो 50% कंट्रीब्यूट करती है, मतलब 50% पैसा देती है। जो कमर्शियल बैंक्स है वो 35%, और जो स्टेट बैंक है, ठीक है, वो 15% देती है। ठीक है, ये आपको शेयर रेशियो वाइज में याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। द बुक रिटन बाय अल्फ्रेड मार्शल, ठीक है, अल्फ्रेड मार्शल ने कौन सी बुक लिखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि द बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स इज रिटन बाय हुम, ठीक है, तो इसका फिर अल्फ्रेड मार्शल। तो आपको दोनों याद रखें कि अल्फ्रेड मार्शल ऑथर साइंटिस्ट है जो बुक लिखे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। अंडर नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम NAIS क्रॉप क्लेम्स मैक्सिमम अंडर विच क्रॉप, ठीक है, मतलब इसमें क्या करना है कि ये जो एक इंश्योरेंस है, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम जो है, ये सबसे ज़्यादा किस क्रॉप को ये प्रोवाइड करता है, क्लेम किसको सबसे ज़्यादा इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ग्राउंडनट, ठीक है। चलिए पहले हम सबसे पहले NAIS के बारे में थोड़ा जानते हैं क्या होता है। जो NAIS है वो 1999 में स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है, क्यों? सो दैट कि ये प्रोटेक्ट कर सके फार्मर को अगेंस्ट द क्रॉप लॉसेस, ठीक है। जैसे फार्मर को, जैसे इंडिया में तो जो फार्मर्स है वो तो मानसून पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, वो वैसा नहीं है कि उनके पास कोई इरिगेशन, सबके पास सोर्स हो, इरिगेशन का सोर्स हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि लॉसेस होने के बहुत ज़्यादा चांस होता है। कैसे कैसे लॉस? तो जैसे कि अगर मान लीजिए नेचुरल कैलेमिटीज आ गया, उसमें ड्रॉट आ गया, फ्लड आ गया, साइक्लोन हो गया, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से क्या हो गया कि क्रॉप फेलियर हो गया, तो ये सबसे क्या होता है कि ये इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है कौन? नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस, ये स्कीम है जो कि प्रोवाइड करता है सो दैट कि जो फार्मर्स हैं वो ज़्यादा उनको मतलब उन्हें थोड़ा सा इंश्योरेंस मिले, तो क्या कर सकते हैं कि वो अपना नेक्स्ट फसल का तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें से सबसे ज़्यादा इंश्योरेंस किसको प्रोवाइड किया जाता है? तो ग्राउंडनट क्रॉप को प्रोवाइड की जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। द रेगुलेटेड मार्केट हैव बीन स्टैब्लिश्ड बाय, जो रेगुलेटेड मार्केट है वो कौन स्टैब्लिश किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, स्टेट गवर्नमेंट। जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट है वो रेगुलेट करता है हमारा रेगुलेटेड मार्केट को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 अप्रैल 1935। देखिए ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा कि एग्जिस्टेंस कह रहा है, ना कि नेशनलाइज कह रहा है। अगर ये बोलेगा कि जो RBI है वो कब नेशनलाइज हुआ था, तब आ जाएगा हमारा 1 जनवरी 1949, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारा पूछा एग्जिस्टेंस कब, कब इसको लाया गया था, तो 1 अप्रैल 1935 में, ठीक है। और आपको ये भी इंपॉर्टेंट याद रखना है कि जो फर्स्ट गवर्नर थे RBI के, ठीक है, वो कौन थे? मिस्टर ऑसबॉर्न ए स्मिथ थे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि फर्स्ट गवर्नर कौन थे? मिस्टर ऑसबॉर्न ए स्मिथ थे। अच्छा ये बताइए कि जो RBI है उसको किसके एक्ट के अंदर लाया गया था, ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि RBI एक्ट 1934 के अंदर RBI को लाया गया था, ठीक है। और कब लाया गया था? 1 अप्रैल 1935 को। और इसको नेशनलाइज किया था 1 जनवरी 1949 को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैनेजमेंट डिसीजन, ठीक है, इसमें से कौन सा जो है मैनेजमेंट डिसीजन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इंटरप्राइज मिक्स, ठीक है। तो इंटरप्राइज मिक्स मतलब क्या होता है कि कोई भी एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, जो रखा जाता है बाय द एम्प्लॉयर, या फिर कोई भी इंटरप्राइज में हम लोग वर्क करवा रहे हैं किसी एम्प्लॉय से, जो कि मेन पर्पस है उस ऑर्गेनाइजेशन का या फिर उस बिजनेस का, तो उसको हम लोग बोलते हैं एंटरप्राइज मिक्स, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हम एग्रीकल्चर को ले लेते हैं, अगर एग्रीकल्चर फार्म है, ठीक है, वहाँ पे हमें लेबर की जरूरत पड़ेगी, अगर उस लेबर को हम रख रहे हैं, ठीक है, फॉर द पर्टिकुलर पर्पस, हम लोग उसको बोल देंगे एंटरप्राइज मिक्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर। डाइवर्सिफाइड फार्मिंग इज, यहाँ पे बोला है जो डाइवर्सिफाइड फार्मिंग है वो क्या है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, टाइप ऑफ फार्मिंग, ठीक है। 5 टाइप्स ऑफ फार्मिंग होता है, ठीक है, इसमें क्या क्या होता है? डाइवर्सिफाइड फार्मिंग, स्पेशलाइज फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग, ड्राई फार्मिंग या फिर रैंचिंग फार्मिंग, ठीक है। तो डाइवर्सिफाइड फार्मिंग क्या होता है कि जब भी कोई फार्मर कोई भी सिंगल प्रोडक्ट या फिर सिंगल क्रॉप से अपना इनकम जनरेट कर रहा है लेस देन 50% या फिर इक्वल टू 50% फ्रॉम द टोटल फार्म इनकम, तो उसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्सिफाइड फार्मिंग, ठीक है। जब कोई भी फार्मर लेस देन 50% या फिर 50% टोटल अपना इनकम जनरेट करा है कोई भी सिंगल प्रोडक्ट से, ठीक है, तो उसको हम लोग बोल रहे हैं डाइवर्सिफाइड फार्मिंग। अब जानते हैं कि सिस्टम ऑफ फार्मिंग क्या होता है, ठीक है। सिस्टम ऑफ फार्मिंग भी बहुत तरह का होता है, जैसे कि
इसके अंदर आता है इंडिविजुअल फार्मिंग, कैपिटलिस्टिक फार्मिंग, स्टेट फार्मिंग, कॉर्पोरेट फार्मिंग, जॉइंट फार्मिंग, कलेक्टिव फार्मिंग या फिर कॉपरेटिव फार्मिंग। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि टाइप ऑफ फार्मिंग क्या है और सिस्टम ऑफ फार्मिंग क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। क्या कह रहा है, टोटल मनी इनकम रिसीव बाय द इंडिविजुअल और रेसिपिएंट्स ऑफ इनकम इज कॉल्ड। ठीक है, जो टोटल मनी इनकम जितना भी पैसा मिल रहा है किसको, इंडिविजुअल को, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं पर्सनल इनकम। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी, 44 का सी, पर्सनल इनकम। ठीक है, आई होप आप ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हो कि पर्सनल इनकम क्या है, नेशनल इनकम क्या है। नेशनल इनकम देखिए क्या है कि कोई भी जो मनी अर्न हो रहा है एक पर्टिकुलर कंट्री में, ठीक है, लेकिन पर्सनल इनकम क्या है कि इंडिविजुअल के पास आ रहा है, जो मनी अर्न हो रहा है इंडिविजुअल के पास, उसको हम लोग बोल रहे हैं पर्सनल इनकम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है 45 नंबर, एन इंक्रीज आइदर इन रियल आउटपुट और इन रियल आउटपुट पर कैपिटा इज कॉल्ड। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब क्या होता है, इंक्रीज होता है नेशनल आउटपुट। ठीक है, इंक्रीज रियल नेशनल आउटपुट, जो रियल में निकल रहा है वैल्यू नेशनल आउटपुट का ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसको हम लोग बोल रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होता है तो उससे क्या होता है कि जो ये क्वांटिटेटिव प्रोडक्शन हो रहा है ना गुड्स एंड सर्विस का, वो बढ़ जाता है। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस का जो क्वांटिटेटिव है वो बढ़ जाता है, उससे क्या होता है हमारा जीडीपी में ग्रोथ देखने को मिलता है। ठीक है, वही अगर हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट की भी बात करें तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या होता है, हमें क्वालिटेटिव ग्रोथ देखने को मिलता है। मतलब कि मान लीजिए कि अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है मतलब कि प्रोडक्शन, ठीक है, बढ़ रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो इससे क्या होगा कि हम लोग का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, तो क्या जो पॉवर्टी है वो हमारा कम हो रहा है, पॉवर्टी कम होने से क्या हो रहा है, जो लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बढ़ रही है, मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो रही है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं क्वालिटेटिव। लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ को हम लोग कैसे मेजर करते हैं, क्वांटिटेटिव। ठीक है, जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को दिखाता है। ठीक है, एक और यहाँ पे इम्पोर्टेंट रिलेशन आता है, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ना, वो सम है इकोनॉमिक ग्रोथ का एंड इकोनॉमिक वेलफेयर का। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो किसका सम है, तो ऐसे बोल सकते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस इकोनॉमिक वेलफेयर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। डैश लोन्स आर प्रोवाइडेड थ्रू केसीसी। ठीक है, किस टाइप का लोन जो है वो केसीसी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, टर्म लोन। केसीसी जो है वो टर्म लोन हमें प्रोवाइड करता है। तो टर्म लोन क्या होता है, तो ऐसा मॉनेटरी लोन जो कि रीपे किया जाता है इन द रेगुलर पेमेंट ओवर अ सेट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, जैसे हमने पैसा ले लिया बैंक से, मतलब मान लीजिए केसीसी हमने इससे पैसा ले लिया, ठीक है, ओवर अ डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम में हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, रीपे कर रहे हैं। कैसे रीपे कर रहे हैं, थोड़े थोड़े अमाउंट में रेगुलर पेमेंट करके मंथली वाइज हम लोग रीपे कर रहे हैं। ठीक है, ये मेनली क्या होता है, 1 से 10 साल के लिए इसका टाइम पीरियड लिया गया है। ठीक है, 1 से 10 साल में इसको जो पैसा लिया गया है उसको रीपे करना रहता है। ठीक है, चलिए अब केसीसी हम जान रहे थे, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट स्कीम है। केसीसी जो है वो स्टैंड करता है ये किसान क्रेडिट कार्ड पर। ठीक है, जो इसका इस्टेब्लिशमेंट है ये कब किया गया था, अगस्त 1998 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, और ये कौन रिकमेंड किया था, आरवी गुप्ता कमेटी ने केसीसी को रिकमेंड किया था। ठीक है, ये जो नॉर्मली शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करने के लिए या फिर शॉर्ट टर्म क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए किसको, फार्मर्स को इंट्रोड्यूस किया था, सो दैट कि ये प्रोवाइड कर सकते। जैसे कि हमने देखा कि जैसे रूरल एरिया में क्या होता है कि जो फार्मर्स होते हैं वो मेनली मनी लेंडर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, उनका डिपेंडेंसी को घटाने के लिए केसीसी को इंट्रोड्यूस किया गया, सो दैट कि ये जो है ये शॉर्ट टर्म क्रेडिट प्रोवाइड कर सके फार्मर्स को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। वेरिएबल कॉस्ट आर ऑल्सो नोन एज। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यूनिट लेवल कॉस्ट। ठीक है, तो पहले जानते हैं वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है। वेरिएबल कॉस्ट मतलब कि ऐसा कॉस्ट जो वैरी करता है, किसके बेसिस पे, ऑन द प्रोडक्शन वॉल्यूम या फिर अमाउंट ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड। ठीक है, कितना सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है या फिर हम कितना प्रोडक्शन जो है वो कर रहे हैं, इसके बेसिस पे जो कॉस्ट जो है वो वैरी कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। और वेरिएबल कॉस्ट का दूसरा नाम क्या है, यूनिट लेवल कॉस्ट। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। नाबार्ड इज। ठीक है, नाबार्ड जो है वो क्या है, तो इसमें क्या कह रहा है, इसका आंसर हो जाएगा बी, फुल्ली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो नाबार्ड है ना वो फुल्ली ओन करता है कौन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इट इज नॉट ऑटोनोमस या फिर प्राइवेट सेक्टर, इट इज अ गवर्नमेंट ओन बॉडी। ठीक है, तो हम जानते हैं कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या था। नाबार्ड होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, नाबार्ड को जो है वो कब लॉन्च किया गया था, तो 12 जुलाई 1982 को इसको स्टैब्लिश किया गया था। और अभी जो प्रेजेंट इसके सीईओ या फिर चेयरमैन जो है वो कौन है, डॉक्टर जी आर चिंताला। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, केसीसी वाज लॉन्च बाय। ठीक है, तो ये कौन लॉन्च किया था, इसका आंसर हो जाएगा ए, नाबार्ड। जो नाबार्ड है ना, इन्होंने ही केसीसी को लॉन्च किया था। ठीक है,
किसान क्रेडिट कार्ड। और नाबार्ड का फुल फॉर्म तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा क्या होता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, जो कि स्टैब्लिश हुआ था 12 जुलाई 1982 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, केसीसी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। केसीसी को कब इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था क्या है, इसको कब लॉन्च किया था, इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, इन अगस्त 1998। केसीसी को इंट्रोड्यूस किया गया था अगस्त 1998 और उसको कौन किया था, नाबार्ड ने लॉन्च किया था, ठीक है। तो आज का सेशन खत्म होता है यहीं तक, ठीक है। यहाँ पे सारे आंसर की दिए गए हैं, आप इसको फिर से रिवाइज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस सेशन का पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप नोटिफिकेशन चाहते हैं तो बेल आइकन को हिट करें, ठीक है। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप एंड इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पे जाइए, लिंक को विजिट करिए, वहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। इवन आपको सारे नोट्स और उसके पीडीएफ भी वहाँ पे प्रोवाइड होंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।